हेलो एवरीवन। नमस्कार दोस्तों। ट्रू आईएएस में आप सभी का स्वागत है। जैसा कि मैंने आपको ज्योग्राफी में प्रीवियस सीरीज में प्रीवियस लेक्चर्स में मैंने आपको बताया था कि मेंस ओरिएंटेड और प्रीलिम्स ओरिएंटेड यूपीएससी का कुछ एक गिने चुने पॉइंट्स हैं ज्योग्राफी में। एक उनमें से था क्लाइमेटोलॉजी, जिसको हमने एयर के चैप्टर के थ्रू एनसीईआरटी में देखा, फिर हमने उसको तमिलनाडु में भी कंप्लीट करा था। अब हम लोग की जो चैप्टर है वाटर, ये एक्चुअली वाटर चैप्टर नहीं है। इसका जो एक ब्रॉडर वर्जन जो यूपीएससी जो पकड़कर चलता है उसको हम लोग कहते हैं ओशनोग्राफी। क्लाइमेटोलॉजी और ओशनोग्राफी अटमोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है। प्रीलिम्स के लिहाज से तो है ही इंपॉर्टेंट, लेकिन मेंस को अगर क्लियर करना हो जीएस पेपर 1 में ज्योग्राफी के क्वेश्चंस को, तो आपकी क्लाइमेटोलॉजी प्लस ओशनोग्राफी पे कमांड होनी चाहिए अच्छी खासी। क्लाइमेटोलॉजी का बेस हमने पूरी तरीके से कवर कर लिया है, बेस कवर करा है, और अब हम ओशनोग्राफी के बेस को कवर करते हैं, जिसके अंदर ये चैप्टर एक नाम से हमारे सामने पेश करा जा रहा है, वाटर के नाम से। ब्रॉडर टॉपिक इज ओशनोग्राफी। तो चलो उसको देखते हैं। एनसीईआरटी का राइटर है तो बच्चों वाली बातें कर रहा है शुरू शुरू में कि जब हम पानी के बारे में सोचते हैं तो आपके दिमाग में सबसे पहले क्या आता है? हम लोग नदियों के बारे में सोचते हैं, झरनों के बारे में सोचते हैं, बारिश की बूंदें जो टप 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 करके गिरती हैं उसके बारे में सोचते हैं, या फिर घर में जो नलों से जो पानी निकलता है उसके बारे में सोचते हैं। पानी जो हम अपने सामने देखते हैं, जैसे बारिश में बच्चे पेपर बोट बनाकर खेलते हैं, उसमें कूदते हैं, एंजॉय करते हैं, ये पानी अल्टीमेटली जाता कहाँ है? ठीक है, तो चलो यहाँ से हमारी एनालिसिस और डिस्कशन शुरू होती है। एंड ये चैप्टर सच बताऊं तो इतना इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इतना इंपॉर्टेंट आस्पेक्ट है कि इतने सारे साल हो चुके हैं यूपीएससी को क्वेश्चन बैंक बनाते बनाते, लेकिन साल 2021 के अंदर यूपीएससी ने इसी एनसीईआरटी से एक बॉक्स दे रखा है नीचे, मैं अभी आपको दिखाऊंगा, उससे डायरेक्ट क्वेश्चन उठाकर पूछा था। मैं इन चैप्टरों को तो ऐसे देखता ही नहीं हूँ कि क्या इंपॉर्टेंट क्या नहीं है, मैं तो ये देखता हूँ कि इसमें मेरे 2 मार्क्स छुपे हुए हैं। तो पूरे चैप्टर अगर वर्ड टू वर्ड मुझे पढ़ना भी पड़े कोई बात नहीं, 2 नंबर तो मुझे मिल रहे हैं, कम होते हैं क्या? साल तो बचवाएंगे मेरा, एटलीस्ट दोबारा प्रीलिम्स लिखने से मुझे बचाएंगे। तो जो सूरज की जो गर्मी होती है उसकी वजह से भाप बनती है, आसान भाषा में बोलूँ तो वाटर जो है उसका इवेपोरेशन होता है और वो वेपर के अंदर कन्वर्ट होता है भाप बनकर। ये वाटर वेपर बादलों में जाकर इकट्ठा होता रहता है, ठंडा होता है। जब भी एक बादल भारी हो जाता है उस प्रक्रिया को कहते हैं कंडेंसेशन, बादल बनना। और बादल के हैवी होने के बाद वो वाटर होल्डिंग कैपेसिटी उसकी खत्म हो जाती है, धरती पर गिरता है वो बादल और फटता है वो बादल। उस बादल के अंदर वो भारीपन क्यों आ गया था? वो किस चीज को समा नहीं पा रहा था? पानी को। ये पानी कहाँ गया? कैसे? धरती से ही ऊपर आकाश के अंदर जो बादल थे, वाटर वेपर को उड़ाकर लेकर गया लैंड से क्लाउड में जमा करने। अलग अलग क्लाउड की अलग अलग वाटर होल्डिंग कैपेसिटी होती है और वहां पर जाकर फिर होती है बारिश। जमीन पर गिरता है पानी, ठीक है, या समुद्रों में इन द फॉर्म ऑफ रेन। जैसा कि हमने देखा था, शाइनी याद होगा आपको, रेन इज जस्ट वन फॉर्म ऑफ फ्लोइंग ऑफ वाटर फ्रॉम द क्लाउड, है ना। कभी कभार ऊपर से गिरते हुए वो पानी ठंडा भी हो जाता है तो स्नो की फॉर्म में, या फिर कभी कभार ओलो की फॉर्म में, या फिर स्टिक लाइक फॉर्म में आइस जो गिरती है उस फॉर्म में भी गिरता है, जिसको हम लोग हेल स्टॉर्म या स्लीट स्टॉर्म भी कहते हैं। ठीक है, ओले, बर्फ या बारिश। द प्रोसेस बाय विच वाटर कॉन्टिन्यूसली चेंज करता रहता है अपनी फॉर्म और सर्कुलेट करता है ओशन के बीच में, एटमॉस्फेयर के बीच में और दोबारा लैंड पर, इसको हम लोग कहते हैं वाटर साइकिल। ये तो एक बहुत इजी सा एस्पेक्ट है। कैसे? धरती पर जो पानी है, ठीक है, धरती पर जो पानी है वो सूख कर इवेपोरेट होकर ऊपर जाएगा, ठीक है। बादलों में वो पानी जमा होगा, कंडेंसेशन का प्रोसेस होगा, उससे अलग अलग फॉर्म में हो सकता है वो पानी गिरे। या तो पानी पानी की फॉर्म में गिरे तो उसको कहेंगे रेन, पानी ओले की फॉर्म में गिरे उसको कहेंगे हेल स्टॉर्म या स्लीट स्टॉर्म, और पानी जो है वो बर्फ की फॉर्म में गिरे तो उसको कहेंगे स्नोफॉल। लाइट लाइट कॉटन कॉटन जैसी सॉफ्ट
रोए जैसी जब बर्फ गिरे तो वो स्नोफॉल है। इन सभी प्रक्रियाओं को हम लोग कहते हैं प्रिसिपिटेशन। क्या आपको क्लाइमेटोलॉजी वाले सेक्शन से प्रिसिपिटेशन पता है ना? मैंने आपको बताया था शाइनी, बारिश को जैसा हम डेफिनेशन देते हैं, बारिश एक्चुअली में वो बारिश पानी की बारिश नहीं हो सकती, हमेशा नहीं हो सकती, है ना? बारिश के भी अलग अलग प्रकार होते हैं। बारिश प्योर पानी की फॉर्म में, बर्फ की फॉर्म में या ओले की फॉर्म में हो सकती है, ठीक है? ये बारिश का पानी पहाड़ों पर गिरता है, पहाड़ों से खिसकते हुए नदियां आएंगी बनकर, जिसको कहते हैं वाटर रन ऑफ। फिर से इसका एवेपोरेशन होगा, ठीक है? और ये पानी जो है समुद्रों में भी जाकर मिलेगा, सी में भी, ओशन में भी, और वहां से भी इवेपोरेशन होगा। क्यों होगा? क्योंकि ऊपर सन भी होगा, और सन की हीट और रेस की वजह से जो गर्मी धरती पर या धरती के किसी भी टोपोग्राफिक स्ट्रक्चर पर पड़ेगी, प्लेट्यू, प्लेन्स, माउंटेन्स, ग्रासलैंड्स, प्लेन्स, सी वाटर, लेक, ओशंस, उन सभी जगह से भाप बनेगी। छोटी छोटी मात्रा में बनेगी, लेकिन बनेगी जरूर, और वो ऊपर आसमान तक जाएगी। अगेन बादल में पानी की कैपेसिटी जितनी होगी उसके उतना वो पानी भरेगा कंडेंसेशन प्रोसेस के थ्रू। जब उसे संभाला नहीं जाएगा वो पानी को छोड़ देगा और धरती पर वो नीचे आएगा प्रिसिपिटेशन प्रोसेस के थ्रू। प्रिसिपिटेशन के अलग अलग प्रकार होते हैं, रेनफॉल, स्नोफॉल एंड हेल स्टॉर्म और स्लीट स्टॉर्म। ये वाली बात समझ में आई? ये वाली बात समझ में आई? बताओ। अब घर पे अगर आपने एक आर्टिफिशियल ऐसा कोई एक बक्सा या एक पूरे के पूरे कमरे में एक ऐसी जगह बना रखी है जहां पर आप अपने प्लांट्स को लगा सको, एक छोटा सा कमरा, एक छोटी सी जगह अगर आपने लगा रखी है, उसको हम लोग कहते हैं टेरेरियम। हमारा अर्थ भी इसी प्रकार के स्ट्रक्चर की तरह है, जहां पर हम एक बक्से के अंदर, जैसे फिश के लिए घर में एक एक्वेरियम होता है, वैसी ये यहां पर आप प्लांट्स वगैरह को रख सकते हो। कुछ इस प्रकार का स्ट्रक्चर है ये टेरेरियम। द सेम वाटर डेट एग्जिस्टेड सेंचुरीज अगो, आज भी वो एग्जिस्ट करता है। क्यों? रिसाइकलिंग प्रोसेस के थ्रू। और इस रिसाइकलिंग को क्या कहते हैं? वाटर साइकिल। पानी किस किस जगह यूज हो सकता है? पानी जो हो सकता है, कहीं पर एक खेत हो हरियाणा के अंदर, उसको इरिगेट करने के लिए यूज हो सकता है। वो पानी हो सकता है, द वाटर यूज टू इरिगेट अ फील्ड इन हरियाणा, वो हो सकता है अमेजन रिवर से फ्लो करते हुए आया हो हंड्रेड्स ऑफ ईयर्स एगो पहले। अब इस बात का मतलब क्या है, जरा मुझे बताना। अमेजन रिवर ब्राजील के अंदर, हरियाणा हमारा ये एशिया में, इंडिया के अंदर, ये इस बात का मतलब क्या है? ये राइटर क्या ये बेवकूफी वाली बातें क्यों कर रहा है ऐसी? ये कैसे हो सकता है पॉसिबल? बताओ अर्पित। वेरी गुड। अमेजन रिवर में जो इवेपोरेशन हुई हो शाइनी, वो पानी अमेजन रिवर का आसमान में गया हो, वो बादल उड़ते उड़ते कहां तक आ गए हो? हरियाणा के आसपास। और वो फिर वहां पर बारिश गिरा दें तो हम क्या कहेंगे कि अमेजन रिवर का पानी कहां के गिरा है? हरियाणा में। लेकिन ये वाली प्रक्रिया आज आपको लग रही होगी थोड़ी सी, आपके अंदर क्यूरियोसिटी नहीं जगा पा रही होगी, कोई बात नहीं। वैसे भी 7th क्लास की एनसीईआरटी है, रिस्पेक्टफुल तरीके से पढ़ोगे, एक 7वीं क्लास के बच्चे को क्या ही समझाया जाएगा, कोई बात नहीं। लेकिन ये वाली प्रक्रिया ना, मतलब मैं अमेजन रिवर की बात नहीं कर रहा हूं, दूर दराज से किसी एक लैंड से पानी हमारे यहां आकर गिरता है, ये प्रक्रिया होती है जब सर्दियां खत्म होती है नॉर्थ इंडिया के अंदर। तो शाइनी आपको ये चीज पता होगी ना, मेडागास्कर के पास एक प्रक्रिया होती है जिसकी वजह से वहां का पानी उड़कर हमारी हवाओं में बहकर आता है, और वो जब ठंड जाने लग जाती है, जो जिसको कहते हैं नॉर्थ इंडिया में अर्पित आपने सुना होगा मोहाटे पड़ना, जाती हुई सर्दियों में जो बारिश होती है, जिसकी वजह से जो फसल के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होती है वो बारिश, रिमझिम रिमझिम 3-4 दिन तक जो पानी गिरता है, वो पता है एक्चुअली अर्पित कहां से आता है? मेडागास्कर से आता है वो पानी। कैसे आता है? वो जब इंडिया के अंदर में वेजिटेशन प्लस इंडिया का रेनफॉल पैटर्न पढ़ाऊंगा तब आपको वो समझ में आएगा। कहां दे रखा है? 9th क्लास की एनसीईआरटी के अंदर दे रखा है। एंड यूपीएससी अभी भी यूपीएससी ने पूछा नहीं है अभी भी वो क्वेश्चन कि रेनफॉल का फिनोमेना बताओ इंडिया के अंदर जाती हुई। देखो, दो तरह के मानसून होते हैं शायद आपको पता होगा, एक होता है कमिंग मानसून, एक होता है रिट्रीटिंग मानसून, जब मानसून वापस जा रहा होता है ना? और यूपीएससी में पेंडिंग है ये क्वेश्चन। और जिस दिन आ गया डायग्राम बनाकर समझाने को, डायग्राम तो बनाना ही पड़ेगा, यूपीएससी तो कभी नहीं पूछेगा कि डायग्राम बनाओ अलग से, एक्सप्लेन विद द हेल्प ऑफ डायग्राम, ऐसा तो कभी कोई क्वेश्चन नहीं आता। उस दिन आधे लोग तो ये मान लेना कि लिस्ट से बाहर हो जाएंगे, क्योंकि 10 या मिनिमम 10 का या 15 का क्वेश्चन हो गई।
और जिसमें पूरे नंबर मिल सकते हैं, जिसको उसी की एक्सप्लेनेशन नहीं आती, तो वो क्या करेगा पेपर में बैठ के? हम पढ़ेंगे इसको, डोंट वरी। लेकिन अभी के लिए यहां पर बात करते हैं मेजर सोर्सेज जो है। अच्छा, ऐसी टेक्निकल चीज़ों को प्रिपेयर करने के लिए ही हम लोग ऐसी बेसिक एनसीईआरटी पर आते हैं। पहले बच्चों की तरह, जैसे अब वाटर साइकिल के अंदर आपको दम नहीं लगी होगी, है ना, कि यार कि क्या ही है, ये तो हम बचपन से जानते हैं। कोई बात नहीं, यही बेसिक कंसेप्ट है। यूपीएससी पागल नहीं है कि 2021 में भी वो 35 साल के बाद भी इस 7वीं क्लास की एनसीईआरटी से उसने एक फिल्म का क्वेश्चन बनाया। उसके पास तो सोर्सेज की क्या कमी है क्या, या बाउंडेशन है? लेकिन दीज एनसीईआरटी शुड बी रिस्पेक्टेड, क्योंकि इनके पीछे एक एक शब्द या इसमें ऐसा कौन सा फैक्ट छुपा कौन सी एनालिसिस छुपी हो सकता है पूरे 15 से 25 पेज पढ़ने के बाद हमें हो सकता है कि 5 ही वर्ड्स मिले, लेकिन वो 5 वर्ड्स हमारे इतने काम क्यों, क्या पता हमें वो 4 नंबर दिलवाते फिल्म के अंदर। मैं तो इसको भी वरदान समझता हूँ, मैं तो इसको भी प्रसाद समझता हूँ। आप ही ऐसे रिस्पेक्ट करा करो एनसीईआरटीज की, जितने बार हो सके घूम फिर के एनसीईआरटी तो पढ़ते ही रहा करो। एनसीईआरटी में जितने फैक्ट्स हैं अपने फ्रिज पे लगाओ, दीवारों पे लगाओ, कहीं पर लिख लो, बार बार पढ़ो, बार बार लिखो उसको, जब तक छप ना जाए। कि अगर रिवर के बाद आपको ये आ जाना चाहिए कि मेरी एनसीईआरटी में इस पेज पर रिवर के बाद एक कॉमा लगा हुआ था, पॉन्ट्स के बाद फिर एक कॉमा लगा हुआ था। ऐसे छपनी चाहिए एनसीईआरटी आपकी नज़रों में। जब तक इतनी शार्प मेमोरी नहीं होती आपकी एनसीईआरटी को लेकर, तब तक सिलेक्शन होना मुश्किल है। क्योंकि जिसकी एनसीईआरटी पे कमांड नहीं, उसका प्रीलिम्स तो नहीं निकल सकता, 100% गारंटी। और एनसीईआरटी की डेफिनेशन हमारे लिए दोनों है, तमिलनाडु प्लस नॉर्थ इंडिया। मेजर सोर्सेज ऑफ फ्रेश वाटर आर रिवर्स, पॉन्ड्स, स्प्रिंग्स एंड ग्लेशियर्स। जो ओशन बॉडीज हैं और जो समुद्र हैं, आपको पता है सॉल्टी वाटर है उनके अंदर। इसलिए हम लोग एक फ्रेज कहते हैं ना, शाइनी, वाटर वाटर एवरीवेयर बट नॉट अ ड्रॉप टू ड्रिंक, है ना। वाटर ऑफ द ओशन इज सॉल्टी, खारा है और सलीन है। क्या सलीन पानी को हम लोग पी सकते हैं? नहीं, लॉन्ग टाइम तक नहीं पी सकते, क्योंकि उससे एक प्रक्रिया उत्पन्न हो सकती है, डिहाइड्रेशन की कमी हो सकती है। सॉल्टी वाटर पीने से पानी की कमी हो सकती है, जानते हो ना ये वाली चीज को आप लोग, है ना। वेरी गुड, ऑस्मोसिस की वजह से। क्योंकि वो क्या करता है, सॉल्टी वाटर क्या करता है, वेरी गुड वेरी गुड, हाई वाटर कंसंट्रेशन, जिसको हम पढ़ेंगे। एक सेकेंड, अरे ऊपर क्यों नहीं हो रहा है। द वाटर ऑफ द ओशन इज सॉल्टी और सेलीन, क्योंकि यहां पर एक लार्ज अमाउंट में आपको क्या देखने को मिलता है, डिजॉल्व सॉल्ट्स। ज्यादातर जो नमक है दैट इज कंपोज ऑफ सोडियम क्लोराइड या कॉमन सॉल्ट। अब देखो, छोटा सा फैक्ट है, आपके नज़रों से गुजर जाएगा। एग्जामिनेशन प्रेशर में हो सकता है किसी को याद भी ना आए, और कोई शर्माने वाली बात नहीं है कि इतना तो पता ही होना चाहिए था। एग्जाम होने के बाद मुंह फाड़ना बहुत ईजी होता है सभी एनालिस्ट के लिए, कि ये कॉमन सॉल्ट ही तो होता है, तुम्हें पता होना चाहिए था कि गुजरात के जो अरेबियन सी के बगल में नमक की इतना ज़्यादा उत्पादन होता है, बिजनेस होता है, तो वो समुद्रों का जो नमक होता है वो कॉमन सॉल्ट ही तो होता है, उसको सोडियम क्लोराइड ही तो कहते हैं। एग्जाम होने के बाद मुंह फाड़ना सबके लिए आसान होता है कि पता होना चाहिए था। पता तो फिर पूरे के पूरे 200 क्वेश्चन होने चाहिए थे। जो मुंह फाड़ रहा है उसका क्यों नहीं हो जाता फिर सिलेक्शन? सॉल्ट इज सोडियम क्लोराइड, ये याद रखना। समुद्रों के अंदर जो सॉल्ट ज्यादातर पाया जाता है, ज्यादातर ज्यादातर डेट इज सोडियम क्लोराइड। कभी कभार समुद्र के किनारे, पता है क्यों यहां पर क्यों लिखा है मोस्ट, क्यों लिखा है ऑल, क्यों नहीं लिखा है? क्योंकि कभी कभार, नहीं नहीं नहीं, इसको कहते हैं पानी वाटरफॉल के अगर इधर उधर से बह रहा होता है प्लेट्यू के आसपास, वहां पर उस पानी के स्रोत के पास कभी कभार आपको रॉक सॉल्ट भी मिलता है। रॉक सॉल्ट क्या होता है, काला नमक। मान लो आप लोग ये सब जानते हो कि सफेद नमक जो टाटा नमक हमारे घर में आता है, टाटा सॉल्ट, ठीक है, ये सोडियम क्लोराइड है। एक होता है रॉक सॉल्ट। रॉक सॉल्ट क्या होता है, काला नमक। और ये नमक के गट्ठे होते हैं बड़े बड़े, आपने देखो कि पत्थर पत्थर टाइप पे था ना, बड़े बड़े पत्थर ऐसे करके, इनको पीस पीस के बनता है ये, ठीक है। नमक के भी अलग अलग प्रकार होते हैं, हर एक अलग अलग पानी के स्रोत से अलग अलग प्रकार का नमक प्राप्त होता है। लेकिन वर्ल्ड में ज्यादातर समुद्रों से, सीज एंड ओशन से कौन सा नमक प्राप्त होता है हमें, सौगंधा, शाइनी, ईशा? सोडियम क्लोराइड, ठीक है। तो इसके लिए कुछ ऐसा नहीं है कि आपको पता ही होना चाहिए, मैं तो, कोई बात नहीं, याद रहना चाहिए बस एग्जाम के अंदर, ठीक है। हाँ, इसको इतना पढ़ने के बाद भी एग्जाम में याद नहीं आ रहा तो फिर वो गलत बात है फिर।
यहाँ पर एक एक्सरसाइज है, इसको समझने की कोशिश करते हैं। वो कह रहा था ना कि अर्थ इज लाइक अ टेरेनियम। कैसे? फिल 1/4 ऑफ अ बिग जार विथ सॉइल। आप एक बर्नी लो, बर्नी, उसके अंदर मिट्टी डाल दो, अच्छे से उसको प्रेस करो, उसके ऊपर अच्छी सी एक खाद की लेयर डाल दो, ठीक है। प्लांट द लार्जेस्ट प्लांट्स फर्स्ट एंड देन अरेंज द स्मॉलर वंस अराउंड देम। ये एक्सपेरिमेंट मतलब एक तरीके से एनवायरमेंटल का एक्सपेरिमेंट है। PMFIS के अंदर भी आपको बाद में देखने को मिलेगा, या फिर आप, मैंने कहीं ना कहीं तो पढ़ा है, आई थिंक PMFIS के अंदर ही पढ़ा है इसको मैंने। उसके बाद स्प्रे द अरेंजमेंट विद वाटर एंड क्लोज द जार। वाटर जो इवेपोरेट होता है लीव्स से एंड सॉइल से, ठीक है, वाटर दैट इवेपोरेट्स फ्रॉम द लीव्स एंड सॉइल कंडेंसेस एंड फॉल्स बैक इन द फॉर्म ऑफ ड्रॉप ऑफ वाटर। ऊपर जाके उसका कंडेंसेशन होगा, पानी वगैरह से भरोगे इस बर्नी के ढक्कन पे, और वहीं से जाके वो गिरेगा। कुल मिलाकर थर्मस की भाप नहीं होती जैसे ऊपर, गर्मियों के अंदर अच्छे अच्छे बॉटल को भी आप खोलते हो, किसी को भी, तो ऊपर एक भाप टाइप जमी होती है ना, होता है ना, वो पानी की बूंदें जो गिरने लगती हैं फिर नीचे, बस यही चीज़ है। दिस शोज वाटर साइकिल एंड कॉन्टिन्यूसली फ्लो ऑफ वाटर। बस एक छोटा सा एक्सपेरिमेंट था, दे रखा था बस इसलिए पढ़वा दिया, ठीक है, कोई बात नहीं। मेजर सीज, लेक्स एंड रिवर्स, ठीक है। सबसे पहले अगर मैं आपसे पूछूं ट्रायंगुलर शेप्ड ओशन कौन सा है? एस शेप्ड ओशन कौन सा है? लार्जेस्ट ओशन एंड राउंड शेप ओशन कौन सा है? क्यों? आधा इधर दिखता है और आधा यहां पर है। अर्थ तो लेकिन गोल है ना, शाइनी। अब हमें तो बच्चों को 3D इमेज तो दिखा नहीं सकते बुक में, पॉसिबल ही नहीं है ना। तो ये ओशन कुछ ऐसा है, राइट रागनी, है ना, और लार्जेस्ट ओशन है। उसके बाद ओशन वेयर देयर इज लिमिटेड ह्यूमन एग्जिस्टेंस अराउंड इट, क्योंकि एंटार्क्टिका में बहुत कम रिसर्च स्टेशन ही ज्यादा से ज्यादा, और कुछ नहीं होता, ठीक है। स्मॉलेस्ट ओशन कौन सा? स्मॉलेस्ट ओशन आर्टिक ओशन, ठीक है। अब देखो कुछ कुछ रिवर्स यहां पर गिवन है, ये आपको एक ही दिन में याद नहीं हो जाएंगी। आप जब हम इसको अलग अलग रिवर्स, लेक्स वगैरह जो हम अलग अलग कंटेक्स्ट के अंदर पढ़ेंगे ना, हमें वो वहां से याद हो जाएगी। लेकिन फिर भी एनसीईआरटी से अपना बेस प्रिपेयर करते चलो, हायर चीजें जो जो उसके बारे में आती चलेंगी उसको ऐड करते चलना। एशिया से ही कहानी स्टार्ट करते हैं। ये एक रिवर है, हुआंगे, ठीक है। कहां की रिवर है ये, कहां से बहती है? चाइना। हुआंगे का दूसरा नाम क्या है? येलो रिवर। ईस्ट चाइना सी, साउथ चाइना सी, यहां पर बे ऑफ बंगाल, अरेबियन सी, इनको आप जानते हो, गंगा ब्रह्मपुत्र को भी जानते हो। कैस्पियन सी, ब्लैक सी, दानूबे रिवर, मेडिटेरियन सी। मेडिटेरियन सी कितने कॉन्टिनेंट्स को कनेक्ट करता है? कौन कौन से? सदर्न साइड में अफ्रीका, नॉर्दर्न साइड में यूरोप, ईस्टर्न साइड में एशिया। वेरी गुड, ठीक है। छोटी छोटी बातें, लेकिन वही है ना शायद कि बचपन में पढ़ी होती हैं, नहीं करी होती रिवीजन इतनी, तो लेकिन पता होना चाहिए ना। कभी भी अपने आप को इस कंटेंट को पढ़ते हुए शाइनी या कोई भी घमंड लेकर मत आना कि ये तो हमें देखने की जरूरत ही नहीं है। ऐसे ही लोग प्रिलिम से बाहर हो जाते हैं। ब्रेन आपका सबसे अच्छा दोस्त होता है, सबसे बड़ा दुश्मन भी होता है। हमेशा उसके निर्णय, वो जो भी अंदर से आवाज दे, एक बारी अपनी विल पावर, अपने कॉन्फिडेंस से भी पूछा करो एक बारी। फिर बात करते हैं, अफ्रीका के अंदर घुसते हैं, नाइन रिवर, बगल में रेड सी। रेड सी एक बहुत अच्छा रूट है, किसके लिए? ट्रेड के लिए। यहां से ट्रेड होते होते कहां घुसता है? मेडिटेरियन सी के अंदर।
और यहां पर एक इजिप्ट जो कंट्री है बगल में, यहां पर एक बहुत बड़ा डिस्प्यूटेड पॉइंट है जो कि शुरू से अंग्रेजों के टाइम पे डिस्प्यूटेड पॉइंट है। कौन सी कैनाल? स्विस कैनाल। और इसके बारे में यूपीएससी ने 2013 और 14, पता नहीं 13 या 14, इससे ज्यादा तो नहीं, मेंस का क्वेश्चन पूछा था, स्विस कैनाल का इशू बता दो। सिंपल सा बस यही था कि स्विस कैनाल का इशू बताओ। ठीक है, तो आपको मैप वगैरह बनाना था, दिखाना था। नाइगर रिवर, कॉन्गो रिवर, लेक विक्टोरिया, ऑरेंज रिवर। ठीक है, ये जितने नए नए नाम मिलते जाए इनको आराम से आपको देखना है। ऑस्ट्रेलिया के अंदर फिर एक रिवर है डार्लिंग रिवर, और बगल में एक सी है कोरल सी। यहां पर कोरल सी में क्या है? वर्ल्ड के सबसे बड़े वर्ल्ड के सबसे बड़े ग्रेट बैरियर रीफ, जहां पर कोरल आइलैंड्स है। ठीक है, ग्रेट बैरियर रीफ। उनका वाइट होना क्या शो करता है कि मरीन लाइफ क्या है? मरीन लाइफ हेल्दी नहीं है। वो कलरफुल रहे तो क्या शो होता है इससे शाइनी कि मरीन लाइफ हेल्दी है, फेवरेबल है। वेरी गुड, डोंट वरी। मतलब अब कोरल को तो अभी मैं ऐसे ही समझाऊंगा अभी, क्योंकि पीएमएफआईएस में आएगा, बहुत डिटेल में आएगा कोरल्स के बारे में। एक एक चीज खोद खोद के हम जानेंगे कि एक पत्ते के अंदर क्या होता है, कोरल के अंदर क्या होता है, उसके स्केलेटन पे स्केलेटन, हड्डियों के ढांचे पे हड्डियों का ढांचा ऊपर 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 कैसे बनता रहता है, उसका सफेद होना क्या दिखाता है, जिसको हम लोग कहते हैं कोरल ब्लीचिंग। कोरल ब्लीचिंग, लोग बालों का कलर चेंज करवाते हैं ना, बालों का ओरिजिनल कलर उतरवाते हैं ब्लीच करके बालों पे, ऐसी जब कोरल का कलर उतरता है उसको कहते हैं कोरल ब्लीचिंग। यहां का जब पानी गर्म होने लगता है आसपास, ठीक है, ग्लोबल वार्मिंग की वजह से, तो एक्सपर्ट्स को वार्निंग देनी पड़ती है कि कोरल ब्लीचिंग हो सकती है और वो खतरनाक होता है। क्या होता है उसका संकेत, क्या नहीं होता, वो हम बाद में देखेंगे। साउथ अमेरिका के अंदर जाकर देखते हैं। अमेजन रिवर कहां पर? ब्राजील के अंदर। ठीक है, कैस्पियन सी यहां ऊपर। नॉर्थ अमेरिका के अंदर, कॉन्टिनेंट के अंदर आपको काफी सारी चीजें देखने को मिलेगी। ग्रेट बियर लेक, ग्रेट स्लेव लेक, लेक विनिपिग, लेक सुपीरियर, लेक हुरॉन, सॉल्ट लेक सिटी, मिसिसिपी रिवर, ये सारी चीजें। इसके बारे में हमने सिर्फ एक बहुत छोटा व्यू लिया है, बहुत छोटा व्यू, कि जैसे किसी बच्चे को पहली बार ओशन और लेक्स और रिवर्स के बारे में फेमिलियर करवा रहे हैं कि बेटा ये देख लो, वर्ल्ड का ये मैप है आपके सामने, सारे के सारे कॉन्टिनेंट, सारे के सारे समुद्र और इंपॉर्टेंट लेक्स और रिवर्स के कुछ कुछ नाम आपके सामने हैं। इसके बियॉन्ड अब जिंदगी में जब आप यूपीएससी की तैयारी करोगे तो बेस बनाते रहना। मान लो कि ऐसा किसी 7वीं क्लास के बच्चे को बताया जा रहा है, ये मैंने आज आपको बता दिया। एडवांस लेवल पे जाएंगे तो बार बार ये कम से कम हजारों बार ये मैप हमारे सामने आएगा, कोई टेंशन वाली बात नहीं। ठीक है, ऊपर कुछ रह तो नहीं कि कोई बॉक्स वगैरह हमारा? ज्योग्राफी को हम लोग आराम आराम से और बच्चों की तरह इसलिए कर रहे हैं दोस्तों, मेरी एक बड़ी स्ट्रॉन्ग गट फीलिंग है, और गट फीलिंग ये एनालिसिस की वजह से है। 2023, 2024 या 2025 के अंदर ज्योग्राफी पिछले 5 या 6 साल से डोमिनेट इतना भयंकर लेवल पे नहीं करा है ज्योग्राफी ने। ज्योग्राफी जिस दिन रिटर्न बैक करेगा ना अपने फुल थ्रॉटल के साथ, दैट ईयर ज्योग्राफी विल बी द डिसाइडिंग फैक्टर कि कितने लोग प्रीलिम्स कर पा रहे हैं, कितने लोगों का प्रीलिम्स में जिनका नहीं हुआ, तो दिस विल बी द सब्जेक्ट, और जिसका हुआ तो दिस विल बी द रीजन। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वाटर बॉडीज। और ज्योग्राफी की एक अच्छी बात है कि ज्योग्राफी एक कॉम्बिनेशन में बोला जाता है, ज्योग्राफी प्लस डिजास्टर मैनेजमेंट प्लस ईवीएस प्लस अपनी इन्वायरमेंट एंड इकोलॉजी। तो आपको इसको तो वैसे भी बहुत बढ़िया तरीके से करना है। ठीक है, अब बात करते हैं वाटर बॉडीज के डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में। अलग अलग वाटर बॉडीज की डिस्ट्रीब्यूशन कैसे होती है। हमें पता है कि अर्थ का सरफेस जो 3/4 है वो पानी से कवर्ड है। इफ देर इज मोर वाटर देन लैंड ऑन अर्थ, तो बहुत सारी कंट्रीज वाटर स्केर्सिटी क्यों फेस करती है? इसका रीजन अभी हमें मिला, क्योंकि ज्यादातर जो पानी है इट इज नॉट फिट फॉर ह्यूमन कंजम्पशन। वो सेलिन वाटर है, सॉल्टी वाटर है, यानी कि किससे बना है, अगर मैं उसको केमिस्ट्री में नाम दूं अगर, तो
सोडियम क्लोराइड, ओ बंगालन, इतना भी नहीं, ठीक है, NaCl। झाड़ू फिर मैं केमिस्ट्री अभी अपनी। सोडियम क्लोराइड, ठीक है। सैलिनिटी इज द अमाउंट ऑफ सॉल्ट। क्या होता है सैलिनिटी की डेफिनेशन? इट इज द अमाउंट ऑफ सॉल्ट इन ग्राम्स, ग्राम्स के अंदर, विच इज प्रेजेंट इन 1000 ग्राम्स ऑफ वाटर। यानी कि अगर 100 ग्राम पानी को लिया जाए, इसको तोला जाए, तो इसके अंदर कितना ग्राम सोडियम क्लोराइड मुझे देखने को मिलेगा, कितना ग्राम सोडियम क्लोराइड मुझे देखने को मिलेगा, वो डिटरमाइन करेगा, वो डिटरमाइन करेगा ये वाटर कितना सलीन है। एवरेज सैलिनिटी ओशंस की होती है, वेरी इंपॉर्टेंट फैक्ट, अट मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्ट, 35 पार्ट्स पर 1000। यानी कि एवरेज सैलिनिटी वर्ड में ऐसे करती है कि अगर मैं एक वाटर के पार्ट को ले रहा हूं कि दिस इज 1000 पार्ट, तो उसमें से लगभग 35 पार्ट मुझे उसके, यानी कि मान लो कि अभी आप कहोगे पार्ट वार्ट ये आप कैसे ले रहे हो, तो देखो कुल मिलाकर आप ऐसा मान लो ये एक मॉलिक्यूल है। वाटर के अगर 1000 मॉलिक्यूल प्रेजेंट है तो उन 1000 में से 35 मॉलिक्यूल जो होंगे वो नमक के हैं, वो नमकीले मॉलिक्यूल्स हैं, उनमें नमक प्रेजेंट है। सिंपल सी एक्सप्लेनेशन। और ये वाली एक्सप्लेनेशन मैं क्यों दे रहा हूं? अनुज बताओ, इस प्रकार के इन डेप्थ न्यूमेरिकल या तिगड़म वाले क्वेश्चन यूपीपीएससी फिल्म्स में आते हैं कि नहीं आते हैं? ये चीज है। आगे देखते हैं, एक फैक्ट और पढ़ते हैं। डेड सी, एक छोटा सा फैक्ट तो आज आपको यहीं पता लग गया। डेड सी कहां पर मौजूद है? इजराइल के अंदर। इसके अंदर कितनी सैलिनिटी मौजूद है? 340 ग्राम्स पर लीटर ऑफ वाटर। आराम से इसके अंदर कोई भी फ्लोट कर सकता है, बिकॉज इसका सॉल्ट कंटेंट इतना डेंस बना देता है पानी को कि कोई इसमें डूब ही नहीं सकता। और आई थिंक इसकी इमेज मैंने आपको पहले दिखाई है कहीं प्रीवियस लेक्चर्स के अंदर, ज्योग्राफी में, है ना? वो बंदियां दिखाई थी ना, सुंदर सुंदर सी, इसमें वो फ्लोट कर रही थी। हाँ ये देखो इसमें आ गई, देखो शाइनी, देख रहे हो कितने आराम से यूपीएससी की तैयारी कर रही है। क्या चल रहा है? हाँ सौगंधा, ये देखो दोनों अपना रिलेशनशिप करियर डिसाइड कर रहे हैं कि कि बच्चे मीठे करने हैं कि नमकीन करने हैं। ये लावारिस, ये अपनी जोन में खुश है। ये सल्लेखना, डेंसिटी बहुत है इसकी, मजाक से हटके डेंसिटी बहुत है, कोई इसमें डूब नहीं सकता। आप इसमें डूब नहीं सकते, भले ही इफ़ यू डू नॉट नो स्विमिंग, आप डूब नहीं सकते इसके अंदर। इसका रीज़न क्या, अगर देना हो मुझे साइंटिफिक रीज़न, मैं मतलब क्या बोलूंगा अगर मुझे कोई इंटरव्यूअर पूछ ले मैं क्यों नहीं डूब सकता इसके अंदर? सॉल्ट होने की वजह से क्या है ये पानी के अंदर, और मेरी बॉडी जाने के बाद जो डेंसिटी क्रिएट होगी वो कैसे कंपैरिजन में मेरी बॉडी फ्लोट क्यों करती है इसके ऊपर? क्या है? मैं डूब क्यों नहीं सकता? हम लोग क्यों नहीं डूब सकते इसके अंदर बाकी पानी के कंपैरिजन में? वेरी गुड। किसकी कम डेंसिटी, मेरे शरीर की या फिर इसकी? हमारे। और पानी की क्या है? ज्यादा। चीज क्लियर हो गई? तो याद रखना, डेड सी इन इजराइल। ओशन, सलीन वाटर की पहले बात करते हैं। एक सेकेंड, एक सेकेंड। ओशन में खारा पानी है, विच कॉन्स्टिट्यूट्स पूरा पानी जितना पृथ्वी पर अवेलेबल है 97.3% ओशंस के अंदर है। फ्रेश वाटर की बात करते हैं। फ्रेश वाटर की बात, ये वाला, ये जो बॉक्स है ये यूपीएससी को भाग गया था
साल 2021 में, जिससे मैं बात कर रहा हूँ, इन ये चम्मचें पसंद आ गई थी यूपीएससी को। मैं फर्स्ट डे से बोल रहा हूँ शायनी, आपने लेक्चर सुने होंगे कि हर लेक्चर में ये वाली बात मैं बोलता हूँ कि टेक्स्ट से ज़्यादा ये जो बक्से होते हैं ये इंपॉर्टेंट होते हैं, इनको इग्नोर करके ना निकला करो। यूपीएससी को चम्मचें पसंद आ गई थी, इस चम्मच से ही क्वेश्चन बना दिया था जो यहाँ पर इंफॉर्मेशन गिवन है। क्या गिवन है बताता हूँ मैं अभी। हाँ पहले बताओ सुगंधा, आप कुछ पूछ रहे हो मुझसे, क्या कह रहे हो? होते हैं कभी कभार, वो सरवाइव नहीं कर पाते हैं, ऐसा कुछ अभी तक कुछ देखा नहीं गया है क्योंकि मैंने इसके बारे में पढ़ा नहीं है। आई सर्च एंड गिव इट टू यू, ठीक है? कुछ अगर कुछ है तो देखो। सारे लोग, सुगंधा ये पूछ रही है कि डेड सी के अंदर कोई प्लांट्स और कोई फिशेस या फिर मरीन एनिमल्स प्रेजेंट है कि नहीं है। टू बी ऑनेस्ट, आप एक बार ही खुद भी सर्च करना, सारे फाउंडेशन कोर्स के लोग या बाकी लोग भी, और मुझे बताना। मैंने इसके बारे में कभी सर्च नहीं करा है। वेरी गुड क्यूरोसिटी सुगंधा, मुझे नहीं पता लेकिन इसके बारे में वैसे नहीं होता होगा क्योंकि इतने हाई सॉल्ट कंटेंट के अंदर बहुत हाई सॉल्ट कंटेंट है, बहुत सर्वाइव नहीं कर सकता। बात यह है कि होने को कैसे भी नहीं हो सकता क्योंकि सर्वाइव नहीं कर सकता। मुझे ये चीज़ लग रही है बट ऑब्वियस, लेकिन एक बार आप लोग कंफर्म करके मुझे बता देना, ठीक है? मुझे भी पता लग जाएगा। फिर फ्रेश वाटर की बात करते हैं। यूपीएससी ने ये पूछा था एक क्रोनोलॉजी वाइज कि इनमें से सबसे ज़्यादा जो है, स्टेटमेंट की फॉर्म में पता नहीं क्रोनोलॉजी पूछी थी क्या, कि फ्रेश वाटर का कंटेंट सबसे ज़्यादा किसमें मिलता है। अब काफ़ी लोग ग्राउंड वाटर को मार्क कर आते हैं, उनके दिमाग में ग्राउंड वाटर रहता है। नहीं यार, आइस कैप्स में, ग्लेशियर्स में जमा हुआ जो पानी है वो फ्रेश वाटर की फॉर्म में, और धरती पर फ्रेश वाटर की कंपैरिजन में जितने भी पानी के स्रोत हैं उनमें से सबसे ज्यादा आइस कैप्स में देखने को मिलता है आपको फ्रेश वाटर। जीरो, ये 2, हाँ 2%, सॉरी 0.2 कह रहा हूं मैं, 2%। ग्राउंड वाटर में उसके बाद है सेकेंड हाईएस्ट 0.68, फ्रेश वाटर लेक्स 0.009, इनलैंड सीज एंड सॉल्ट लेक्स, यहां सॉल्ट लेक्स नहीं होना चाहिए वैसे, ठीक है, 0.09 सेम। एटमॉस्फेयर 0.0019, ये एटमॉस्फेयर में कैसे आया पानी, यहां कैसे आया? इवेपोरेशन, और कैसे? कंडेंसेशन के थ्रू, बादलों में जो पानी जमा है ना, और आसपास के एटमॉस्फेयर में जो वाटर वेपर भी है ना। अब मुझे एक बात बताओ, ये इतनी सारी रिवर है शायनी, इतनी सारी रिवर है, लेकिन इसने तो पूरा का पूरा इसका वजूद ही खत्म कर दिया है। इसने तो औकात गिरा दी इस टॉपिक ने पूरी की पूरी। सुगंधा कह रहा है कि फ्रेश वाटर जो है सबसे कम रिवर्स में मिलता है, इतनी रिवर्स है, और कह रहा है कि उसमें सिर्फ, मतलब जो जितनी रिवर्स है ना, उसमें पूरे अर्थ पर जितनी रिवर्स हैं 0.0001 देखने को मिलता है फ्रेश वाटर का कंटेंट। ये कैसे है शाइनी? गलत लिख दिया क्या इसने कुछ यहां पर? तो क्योंकि ज्यादातर रिवर्स क्या है, ये क्या शो करता है, ज्यादातर रिवर्स क्या है? दे होल्ड, दे होल्ड कैसा वाटर? सलाइन वाटर। लेकिन उसके कंपैरिजन में जो फ्रेश वाटर है वो कहां कहां ज्यादा मिलेगा? एटमॉस्फेयर में ज्यादा है, इनलैंड सीज में ज्यादा है, फ्रेश वाटर लेक्स में, फ्रेश वाटर ऑब्वियसली बात है लेक्स में, और ग्राउंड वाटर में, और सबसे ज्यादा आइस कैप्स के अंदर। ये तो हो गया एक कैलकुलेशन वाली बात, इसको तो नहीं करना है, ठीक है? इसको तो आप सिर्फ क्रोनोलॉजी वाइज देख लो तो वो चलेगा। इससे भी ज़्यादा अगर आपको अच्छी एक्सप्लेनेशन चाहिए, वो तो हम हायर लेवल जैसे तमिलनाडु में बढ़ेंगे वो तो करेंगे, लेकिन नीचे आ जाओ। वाटर डिस्ट्रीब्यूशन कैसे डेमोस्ट्रेट हो सकता है? कोई कुछ बोल रहा है? डेड सी में बस हेलोफेरेक्स वेलकेनी ऑर्गेनिज्म पाए जाते हैं। अच्छा, ऑर्गेनिज्म पाए जाते हैं, मतलब वैसे प्लांट ग्रोथ और मरीन ऑर्गेनिज्म तो कोई नहीं है ना, मतलब बड़े बड़े एनिमल्स तो कोई नहीं है ना, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स है मतलब, है ना? ठीक है, सबसे पहले एक एक्टिविटी करते हैं। 2 लीटर पानी लेना है आपने, और मान लो ये 2 लीटर जो पानी है
2 लीटर की पेप्सी की बॉटल या कुछ भी उठा लो, लेट इट रिप्रेजेंट द टोटल वाटर ऑन द सर्फेस ऑफ द अर्थ। अब क्या करना है आपने, इस 2 लीटर की पानी की बॉटल में से 12 चम्मच पानी, चम्मच ले लो, चमचा ले लो, कुछ भी ले लो, 12 चम्मच जो पानी इस वेसल में से निकालो, प्रॉपर वैसे चम्मच ही लो, उसको किसी एक बाउल में डालो। जितना वाटर उस बॉटल के अंदर बच गया ना इस 12 चम्मच को निकालने के बाद, वो सॉल्टी वाटर है जो कि ओशंस और सीज में पाया जाता है। तो बताओ, बात तो वही आ गई ना शाइनी, वाटर वाटर एवरीवेयर, नॉट अ ड्रॉप टू ड्रिंक। और ये जो वाटर है इट इज नॉट फिट फॉर ह्यूमन कंजम्पशन। ये हम एक्टिविटी कर रहे हैं, मतलब ये मान रहे हैं कि पानी जो बॉटल के अंदर पानी रह गया 12 चम्मच को निकालने के बाद, वो सॉल्टी वाटर है विच इज नॉट फिट फॉर ह्यूमन कंजम्पशन। इट इज सेलिन, इट कंटेन्स सॉल्ट्स, इट कंटेन्स कॉमन सॉल्ट, सोडियम क्लोराइड। अब जो 12 चम्मच पानी जो आपने एक बॉल में डाला, एक कटोरी में डाला, एक कटोरे में डाला, ये टोटल अमाउंट ऑफ फ्रेश वाटर है अर्थ पर। यानी कि 2 लीटर पानी की बॉटल में से सिर्फ 12 चम्मच अगर आप पानी निकाल तो इतना ही फ्रेश वाटर सिर्फ अवेलेबल है अर्थ पर। और ये फिगर कैसे शो हो सकता है, ये जो 12 चम्मच है, 12 चम्मच है, इनमें से 9 चम्मच आइस कैप है। यानी कि सबसे ज्यादा आइस कैप है। यही चम्मच है, रास आ गई थी यूपीएससी को, पसंद आ गई थी पेपर क्वेश्चन फ्रेम करते वक्त। 2 चम्मच ग्राउंड वाटर है, धरती के नीचे जो पानी है। जो ग्राउंड वाटर को हम लोग कैसे कैसे यूज करते हैं, नॉर्मल कुएं से, हैंडपंप से, ट्यूबवेल से, बोरिंग की मोटर लगी हो, यही सोर्सेज होते हैं ना। बताओ, शायद यही होते हैं ना कि इंसान का मुंह भी डाल देते हैं अंदर धरती के अंदर, जा पानी पी करा। हाफ स्पून फ्रेश वाटर लेक्स में पाया जाता है, एक ड्रॉप फ्रेश वाटर रिवर्स में पाया जाता है। अभी एक ड्रॉप पाया जाता है कहने का मतलब शैनी में, यह सब लोग अर्पित, मैं चम्मच के लिहाज से समझा रहा हूं। सुगंधा कल को ये मत लिख कर जाता इंटरव्यू में, बोल दो सर एक ही ड्रॉप अवेलेबल है सर वो रिवर्स में फ्रेश वाटर, और वो तो हम पी गए। वाटर इज एब्सोल्युटली एसेंशियल फॉर सर्वाइवल। हाँ चल जा, अपने बाप को मत सिखा। वाटर अलोन कैन क्वेंच आवर थर्स्ट व्हेन वी आर थर्स्टी। जब भी मैट देखिए ना, करीना कपूर क्या कहती है, सोडा पानी लिमका सब एक जगह, पानी का काम सिर्फ पानी करता है। वही वाली बात है। फिर वो आपको समझा रहा है, कोई ज्ञान की बातें कर रहा है कि प्रीशियस ये रिसोर्स है तो इसको वेस्ट ना करा करें। ठीक है, तो शाइनी पानी के गुब्बारे भर भर के फ्रेश वाटर के मत मारा करो रोज लोगों को, ठीक है। मार्च 22, हाँ इस प्रकार के क्वेश्चन आते हैं यूपीपीएससी में और एमपीपीएससी में, ठीक है। इंपॉर्टेंट डेज, मार्च 22 इज ऑब्जर्व्ड एज, सेलिब्रेटेड एज वर्ल्ड वाटर डे। जब दुनिया में लोगों को यह बताया जाता है कि अलग अलग तरीके से वाटर कंजर्वेशन के अलग अलग वेज को आप अपनाओ और इस दिन पानी बचाओ, और पानी वैसे भी बचाओ, ठीक है। ये सारी बातें आप लोगों को समझ में आई, सारी एक्टिविटी वगैरह, ये तो बेसिक सा एस्पेक्ट लगा होगा ये चैप्टर, तो अभी तो मतलब अभी तो इसमें कुछ लगा नहीं होगा कि जो फैक्चुअल है थोड़ा थोड़ा चीज़ें, लेकिन बाकी सारी चीज़ें ठीक है ना। ये आइस कैप्स वाली बात याद रखना, ठीक है। आइस कैप्स मतलब क्या है, आइस कैप्स मतलब क्या है, ग्लेशियर से। इसको क्या बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं, यूपीएससी ने साल 2018 में मेंस के अंदर एक क्वेश्चन पूछा था, और यूपीएससी के सिलेबस में गिवन है आइस कैप्स, जीएस पेपर 1 के अंदर। इसी से यूपीएससी ने क्वेश्चन पूछा था। क्रायोस्फीयर, क्रायोस्फीयर सुना है ना टर्म, याद आ गई ना, ये मैंने बता चुका हूं मैं प्रीवियस लेक्चर्स के अंदर। इसका कंटेंट आपको 6 से लेकर 12 तक की एनसीईआरटी में एक सिंगल लाइन भी गिवन नहीं है, क्रायो वर्ड तो यूज हुआ ही नहीं है। कहां मिलेगा, तमिलनाडु में 9th क्लास में भी 3-3 पेजेस का कंटेंट गिवन है, और 11वीं क्लास में भी गिवन है। वहां से उठाया था यूपीएससी ने क्वेश्चन, कहीं नहीं गिवन था ना। 5 साल के करंट अफेयर में कहीं गिवन था, एनसीईआरटी में भी गिवन नहीं था। अच्छी अच्छी बुक्स स्टैंडर्ड जो मार्केट में आती थी उस साल, उसमें भी गिवन नहीं था। और एनालिसिस वाले इंस्टीट्यूट वाले साफ मुंह कर गए थे कि दिस क्वेश्चन वाज नॉट टू बी अटेम्प्टेड। क्यों भाई,
एनसीईआरटी की डेफिनेशन तो जान लो पहले कि होती क्या है। इसलिए ज्योग्राफी के लिए मैंने आपको एक स्ट्रिक्ट इंस्ट्रक्शन दे रखी है, नो स्टैंडर्ड बुक शुड बी यूज्ड। सिर्फ 6 to 12 की एनसीईआरटी से हो जाएगा, लेकिन हमारी एनसीईआरटी की डेफिनेशन है 6ठी से 12वीं तक की नॉर्थ इंडियन एनसीईआरटी, 6ठी से 12वीं तक की तमिलनाडु एनसीईआरटी। इसके बियॉन्ड कोई क्वेश्चन अगर आ रहा है, नहीं आता वैसे तो, लेकिन आप 50-50 पार्ट उसका एड्रेस कर सकते हो फिर भी, लेकिन दिस इन्फॉर्मेशन इज मोर देन इनफ। ये गोचेंग लियोंग फोचेंग लियोंग फालतू की कोई भी ऐसी कुछ बुक पढ़ने की जरूरत नहीं है, ठीक है। माजो तो सेन और ये सब जितनी भी नौटंकी आती हैं, कुछ भी जानने की जरूरत नहीं है आपको। अब जूनो के ऊपर जो उसने क्वेश्चन पूछा, आई थिंक 2018 के मेंस में ही पूछा था, यस 2018 के मेंस में ही था जूनो, या 2017 के मेंस में था, आई डोंट नो। जूनो के ऊपर जो उसने क्वेश्चन पूछा, जुपिटर के ऊपर जो मिशन लॉन्च करा गया था, तो वो क्वेश्चन की टोन ऐसी थी कि वो क्वेश्चन सोलर सिस्टम का क्वेश्चन था, जो कि बेसिक सोलर सिस्टम की नॉलेज से कवर हो सकता है। अगेन थोड़ी सी स्टैंडर्ड नॉलेज थी, लेकिन वो 11th क्लास के तमिलनाडु प्लस हमारी जो 11th क्लास की फिजिकल ज्योग्राफी है, उन दोनों एनसीईआरटी से ये चीजें कवर हो सकती थी, उस क्वेश्चन को पार्शली एड्रेस करा जा सकता था। जूनो मिशन के बारे में नहीं लिख रहा था, जूनो मिशन ने क्या क्या धूल निकाला, क्या क्या बातें वो करी, एटमॉस्फेयर के बारे में क्या बताया, उसने ये पूछ लिया था। अब इतना डिटेल में तो किसी करंट अफेयर में जूनो मिशन जो था भी, लेकिन इतना डिटेल में क्या सर्च करके आया तो पता ही नहीं था, तो लोग तो चौंक गए शायद से कि हमने शायद से मेंस 365 अच्छे से नहीं पढ़ी है, वो नहीं पढ़ी है। वो क्वेश्चन सोलर सिस्टम का क्वेश्चन था, जिसको प्लैनेट्स के बारे में पता है, जोवियन प्लैनेट्स के बारे में पता है कि सारी कहानी जुपिटर के बाद स्टार्ट होती है सोलर सिस्टम के अंदर, वो उस क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर सकता था, सॉल्व कर सकता था। तो इस डिस्कशन में दोस्तों फिलहाल इतना ही। थैंक यू वेरी मच फॉर डिस्कशन।